और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं ईरानी बंदरगाहों पर यूएस सेंट्रल कमांड का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी बंदरगाहों पर यूएस सेंट्रल कमांड का एक्शन। आने वाले जहाजों के लिए नाकेबंदी शुरू की। अमेरिकी सेनाओं ने 67 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है। मानवीय सहायता ले जा रहे जहाजों को परमिशन दी गई। नियमों के पालन के लिए 4 जहाजों को रोका गया। इस वक्त ये बड़ी जानकारी। अमेरिकी सेनाओं ने 67 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है। ईरानी बंदरगाहों पर यूएस सेंट्रल कमांड का एक्शन, जिसमें ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। अमेरिकी सेनाओं ने 67 कमर्शियल जहाजों का रास्ता ही बदला है। मानवीय सहायता ले जा रहे जहाजों को परमिशन दी है। नियमों के पालन के लिए 4 जहाजों को रोका भी गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान की धमकी से दुनिया में हड़कंप मचा। ईरान ने परमाणु बम बनाने की धमकी दी है। यूरेनियम संवर्धन बढ़ाने की खुली वार्निंग। 90% तक यूरेनियम संवर्धित कर सकता है ईरान। ये बड़ी जानकारी। अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब देंगे। ईरान के पास अभी 60% संवर्धित यूरेनियम है। ईरान के पास अभी करीब करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई की तरफ से यह धमकी दी गई है। दरअसल इस धमकी के माने आप समझिए कि एक तरफ अमेरिका लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वो कह रहा है कि हमले कर देगा। सीज़फायर जो है वो कभी भी टूट सकता है। लाइफ सपोर्ट पर है और उसी की वजह से यह पलटवार जो है वो देखने को मिला है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि परमाणु बम जो बनाया जा सकता है 60% जो यूरेनियम संवर्धित है उसे 90% तक किया जा सकता है। अमेरिका के हर हमले का माकूल जवाब देंगे। और ईरान के पास अगर अभी बात की जाए तो करीब करीब 60% संवर्धित यूरेनियम है। यानी अब अगर अमेरिका ने किसी तरह की हिमाकत की, हमला किया, तो यह धमकी दी जा रही कि जो 60% संवर्धित यूरेनियम है इसे हम 90% तक ले जा सकते हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो ईरान के पास अभी करीब करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। यानी अमेरिका और इजराइल दोनों ही लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन ईरान में आए भूकंप से आशंका जताई जा रही है कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया है, क्योंकि ईरान के पास पर्याप्त संसाधन भी है और वजह भी है। जंग में अमेरिका इजराइल को हराना नामुमकिन सा जो है वो नजर आता है। और ईरान के पास करीब करीब 60% संवर्धित यूरेनियम है। और अगर ये 60 से 90% संवर्धित यूरेनियम होता है तो ये चिंता की बात रही। 400 किलो यूरेनियम है। संवर्धित यूरेनियम से छोटे टैक्टिकल वेपन जो है वो बनाना बेहद संभव है। और इसको लेकर ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देने का दावा किया है। ईरान कह रहा है कि अगर आप ये हिमाकत कर रहे हैं कि कभी भी हमला कर देंगे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो सीज़फायर वो लाइफ सपोर्ट पर है, कभी भी टूट सकता है, तो हम भी तैयार हैं। और इस वजह से ईरान कह रहा है कि ये 60% वाला जो आप अब तक मानकर चल रहे हैं, हम कभी भी इसको 90% कर देंगे। यानी जंग में तबाह ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसका पहले ही बहुत ज्यादा कुछ नुकसान हो चुका है। आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हमले जो है वो संभव हो सकते हैं। और इसको लेकर लगातार डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है। हालांकि ईरान दावा करता रहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक जरूरतों के लिए है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर हथियार नहीं बनाने थे तो संवर्धन का स्तर 60% तक ले जाने की क्या जरूरत थी। अब आपको बताते हैं कि नागरिक जरूरतों के लिए यूरेनियम के संवर्धन का स्तर कितना रखना जरूरी होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली उत्पादन को लेकर। ज्यादातर रिएक्टर्स में 3 से 5% तक संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और कुछ उन्नत रिएक्टर्स के लिए 5 से 20% तक संवर्धन स्तर बेहद जरूरी होता है। दूसरी तरफ रिसर्च और चिकित्सा के रूप में अगर देखा जाए तो रिसर्च के लिए 12
से 19.75% तक संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग होता है। कैंसर के इलाज और मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल जरूरी है। चिकित्सा के लिए 20% से कम संवर्धित यूरेनियम पर्याप्त माना जाता है। अब ईरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, जबकि अमेरिका ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना चाहता है। इस पूरे विवाद में यूरेनियम संवर्धन की बात हो रही है, लेकिन आखिर ये यूरेनियम संवर्धन होता क्या है, यह भी समझना जरूरी है। इसको भी हम आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्राकृतिक यूरेनियम में आइसोटोप U-235 यानी U-235 की मात्रा बढ़ाना। प्राकृतिक रूप से यूरेनियम के दो आइसोटोप मिलते हैं। पहला U-238 प्राकृतिक रूप से मिलने वाले यूरेनियम में करीब 99.30% U-238 होता है, यानी 238। इससे बम नहीं बनाया जा सकता। वहीं दूसरा आइसोटोप जो होता है U-235, इसमें 0.70% U-235 होता है, यानी कि आइसोटोप की जो हम बात कर रहे हैं, इससे बम बनाया जा सकता है दूसरे वाले आइसोटोप से। गैस सेंट्रीफ्यूज प्रणाली से यूरेनियम संवर्धन होता है और यूरेनियम को गैस के रूप में सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज को काफी तेजी से घुमाया जाता है और घूमते हुए सेंट्रीफ्यूज में U-238 बाहर और U-235 अंदर रहता है। U-235 का संवर्धन स्तर 90% से ज्यादा होने पर वेपन ग्रेड यूरेनियम जो है वो बनता है। अगर U-235 का संवर्धन स्तर की जो हम बात करें वो 90% से ज्यादा है, तो वेपन ग्रेड यूरेनियम वो बनता है। और एक परमाणु बम के लिए करीब करीब 15 से 20 किलो हाई एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। ईरान के पास 20 से 25 बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम इस वक्त है। और इस बीच तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सबका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ नासिर खान भी हमारे साथ लगातार एक एक अपडेट के लिए हुए बने हुए। यूके देवनाथ सर, मानवीय सहायता ले जा रहे जहाजों को परमिशन दे दी गई है, कुछ जहाजों के रूट जो है वो बदले गए हैं। साथ ही साथ यूरेनियम संवर्धन को लेकर गीदड़ भभकियों का दौर कह लीजिए या धमकियों का दौर कह लीजिए, वो देखने को लगातार मिल रहा है। डरने की जरूरत है क्या? आशीष, सबसे पहली चीज तो है कि डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तनाव का माहौल है, चिंता का थोड़ा सा माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व समुदाय जो है पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी से जूझ रहा है। क्या यह युद्ध फिर से चालू होगा? आकलन है नहीं। और क्या ये युद्ध न्यूक्लियर युद्ध में परिणत होगा या विश्व युद्ध में परिणत होगा? आकलन है नहीं। तो कुल मिलाकर बात है कि चिंता का समय नहीं है, थोड़ा बहुत कमर कसने का समय आ गया है। दुनिया के सभी देश जो हैं आस्ते आस्ते अपने पेट्रोल, डीजल, गैस की कमी को किस तरह से फेस करेंगे, उसकी तैयारियों पे लगे। कई देशों में ऑलरेडी समय के हिसाब से ब्लैकआउट शुरू कर दिया गया है। फिलीपींस ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो रोटेशनल ब्लैकआउट करेगा। इस तरह की जो समस्या है, इसको विश्व ने पहले कभी फेस नहीं किया था। हाँ, किसी एक देश में युद्ध की वजह से छोटे समय के लिए, सीमित समय के लिए थोड़ा एनर्जी का तांडव होता था, लेकिन पूरे विश्व के सभी देशों में, अमेरिका, यूरोप समेत, इस तरह की जो एक बृहद विहंगम दुविधा हो रही है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। क्या होगा अगले एक हफ्ते में? डोनाल्ड ट्रंप जब तक चीन में है, शांति रहेगी। जब डोनाल्ड ट्रंप वापस चीन से आ जाएंगे तो क्या हमला करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीन के साथ जो हासिल कर चुके हैं इन 2-3 दिनों के दौरान,
उसको वापस आने के बाद कंसोलिडेट करना चाहेंगे। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे व्यापार वाणिज्य के स्पेशलिस्ट को और बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को ले गए हैं अपने साथ। अ, आप देखेंगे 17 तारीख 18 तारीख के बाद ये बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ जो हैं चीन में अपने दौरे के दौरान जो उन्होंने हासिल किया उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने में व्यस्त होंगे। और पेंटागन नहीं चाहेगा, व्हाइट हाउस नहीं चाहेगा कि अमेरिका के जो सीईओज हैं वो युद्ध की ठीक है सर, वापस त्रासदी की लौटूंगा। वजह इस से बीच एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय का बयान सामने आया है। पीएम नेतन्याहू ने गुपचुप तरीके से यूएई का दौरा किया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन से मुलाकात की है। इसराइल और यूएई के रिश्तों को नई उड़ान मिलती हुई नजर आ रही है। पीएम नेतन्याहू ने गुपचुप तरीके से यूएई का दौरा किया है। अब इसके मायने क्या है और ये गुपचुप तरीके से दौरा करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बेहद जरूरी है समझना। मनोज जी, नेतन्याहू का ये मुलाकात जो है यूएई से, वो भी गुपचुप तरीके से, कैसे देख रहे हैं इसको? जिस तरह से पिछले दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यूएई और इजराइल के बीच एक रिश्ता जो है वो बूस्ट हो रहा है और इजराइल चाहता है कि किसी न किसी रूप में मिडिल ईस्ट में उनका वर्चस्व बनने के लिए जो कोई कंट्री उसको जरूर साथ दे। तो यूएई जो है इजराइल के साथ जो है आ गया है। हालांकि इजराइल ने बार बार यूएई को धमकाते रहा है कि कोई भी जो है अमेरिकन हो चाहे इजराइल हो उनको प्रश्रय नहीं देना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूएई जो है वो अमेरिकन और इजराइल के खेमे में चले गए हैं। हालांकि इसके लिए ईरान को जो है एक इशू हो सकता है, क्योंकि नज़दीक होने के कारण जो है वो वहाँ से हमला करना आसान हो जाएगा। हालांकि हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि यूएई ने भी फिर से जो है वो ईरान पे हमला किया था। तो अब जो है वो ईरान को अलग डिफरेंट रणनीति अपनाना पड़ेगा। हालांकि सबसे ज़्यादा जो ईरान ने हमला किया था वो यूएई पे ही किया था। मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कॉन्फिडेंस लाने के लिए जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो है वो मिलिट्री के पास चले जाते हैं गुपचुप तरीके से, उनको मोरल बूस्ट करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, कॉन्फिडेंस देने के लिए। उसी ढंग से जो है जिस तरह से यूएई जो है प्रेशर में ज़्यादा ना आ जाए ईरान का और संबंध ऑल स्ट्रॉन्ग हो, तो इसी के कारण लग रहा है कि नेतन्याहू ने जो है यूएई का दौरा किया है और डिफरेंट स्ट्रेटजी किस तरह से अपनाया जाए इसको लेकर के भी बातचीत हुई होगी। अब ये देखना है कि आने वाले जी यही एक बड़ी वजह है या यूएई पर जिस तरह से हमले हुए थे, या फिर यूएई ने भी तो पलटवार बीच में किया ही है। तो ये मुलाकात या गुपचुप तरीके से ये की गई बातचीत, तो क्या मायने निकालें इसके? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसमें आशीष जी, यूएई के फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लियर कट एक प्रेस रिलीज करके इसको डिनाई किया है कि ये कोई मीटिंग हुई है या कोई विजिट हुई है। खास करके मीडिया से उन्होंने उस विदेश मंत्रालय ने लिखा है कि भाई ये गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसी कोई विजिट नहीं हुई। हालांकि उसने माना है और ये सच्चाई भी है कि इजराइल ने आयरन डोम वहां डिप्लॉय किया और उसको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अपने मिलिट्री पर्सनल भी भेजे हैं। अब्राहम एकॉर्ड जो 2020 में हुआ है उसके तहत इन दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा रिश्ते सुधरे हैं, पॉलिटिकली, रणनीतिक भी, आर्थिक भी और मिलिट्री भी। इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से बार बार ईरान यूएई पे अटैक कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो वो चाहता है यूएई, चूंकि अमेरिका का भी सबसे बड़ा पार्टनर है, रणनीतिक पार्टनर है, और अब तो इजराइल का भी हो गया है अमेरिका की वजह से, तो ईरान उसको पूरी तरह से दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन अगर इजराइल के बाद कोई है तो वो यूएई दिखता है। और इसीलिए यूएई पे ईरान ने सबसे ज्यादा अटैक इस युद्ध में किया है। 2800 से ज्यादा बार यूएई को टारगेट किया गया है। तो दोनों के बीच अब ओपन एक तरह से कहिए वार हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए फुजैरा जैसे, जो कि हॉर्मुज से बाहर है एरिया, वहां पे भी अटैक जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि फुजैरा पोर्ट जो है वो अब एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक आप पोर्ट कह के लीजिए,
उभर के निकला है। और भारत के प्रधानमंत्री की जो कल से प्रस्तावित यात्रा है, उस यात्रा में फुजैरा को लेके कुछ एग्रीमेंट की भी संभावना बढ़ रही है, क्योंकि भारत हो सकता है उस रास्ते से तेल गैस की आपूर्ति करे यूएई से, क्योंकि यूएई आज के डेट में भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी है और गैस के मामले में दूसरा बड़ा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ऐसी स्थिति में भारत यूएई का रिलेशन एक तरफ, यूएई इजराइल का रिलेशन और यूएई अमेरिका का रिलेशन, जिसका एक बहुत बड़ा अड्डा यूएई में है अबू धाबी के पास, तो ये सारी चीजें यूएई को बहुत ताकतवर मानती है, बनाती है। और अब तो यूएई ने ओपन कर दिया है कि ये खबरें भी आई हैं कि यूएई ने बीच में अप्रैल के महीने में ईरान पे अटैक भी किया था। हाँ, तो अब तो ये खुल के एक तरह से वार चल रहा है। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं। एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को जल्दी से बता देता हूं। जंग की तैयारियों में आईआरजीसी जुटा हुआ है। आईआरजीसी के ड्रोन ऑपरेटर्स ने अभ्यास किया है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर हमला, रोटरी विंग विमानों जैसे टारगेट पर भी अटैक किया गया इस अभ्यास के दौरान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जंग की तैयारियों में आईआरजीसी इस वक्त नजर आ रहा है। नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये इस वक्त बड़ा सवाल नहीं रह गया है, लेकिन एक तस्वीर जो देखने को मिल रही है, जो कहानी समझ में आ रही है, वो यही कि अभ्यास किया जा रहा है। ड्रोन ऑपरेटर्स ने अभ्यास किया है, यानी संकेत साफ है कि हमले अगर होते हैं तो जवाब देने की भी तैयारी, या इस साइड से भी हमले किए जा सकते हैं। नासिर, बिल्कुल, देखिए ईरान की तरफ से पहले ही क्लियर स्टेटमेंट आया है कि जिस तरह से भी हमला होगा हम उसके लिए तैयार है, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन हो चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। इससे पहले भी आपको अच्छी जगह याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जिसमें कहा कि 24 घंटे के भीतर ही जो है सिविलाइजेशन जो है ईरान की वो खत्म होगी। उसके बाद ही ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, दुनिया का कोई भी दबाव हम पे हो, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। हम जानते हैं कि कैसे जवाब देना है और जवाब ऐसा होगा कि साथ जो जन्मों तक याद रहेगा। उसके बाद हमने लगातार देखा जब यूएसए की तरफ से लगातार स्टेटमेंट्स आए, धमकी आई, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब जो है ईरान की तरफ से लगातार देखने को मिला। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे वीडियोस भी जो है वहां से जो उनके हिडन वेपन्स है, जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल्स है या ड्रोन्स की अगर बात करें, वो वीडियो भी सामने आए, वो वीडियोस भी उन्होंने शो ऑफ किए। और उसके बाद उनका ये कह रहा है कि 70% से ज्यादा अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स या ड्रोन जो है वो अभी मौजूद है हमारे पास, हम क्षमता रखते हैं कि हम वापस पलटवार कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा लगातार यूएई को भी तो एक दो बार जो है निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा ईरान एक तरफ से अगर देखा जाएगा इकोनॉमिकली उनकी कमर जो है वो टूट चुकी है, लेकिन एक तरह से उनकी स्टेटमेंट्स अगर देखेंगे, चाहे आईआरजीसी की तरफ देखेंगे या उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अगर देखेंगे, वो लगातार ऐसे स्टेटमेंट सामने ला रहे हैं कि कोई भी हमला हम पे हो, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशन हो या एयर स्ट्राइक हो या किसी भी तरह या कोई किसी भी कंट्री से हमला हो, हम पलटवार करने के लिए तैयार है, उसके लिए हम कैपेबल है, हमारे पास वेपन्स है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जो टाइम सीज फायर में उनको मिला, कहीं ना कहीं उस टाइम में लगता है कि उन्होंने फिर से एक बार जो है अपने वेपन्स जो है वो बनाए हैं, वो गेन किए, चाहे चाइना से आए चाहे रशिया से आए। उसके बाद ही जो है भड़काऊ बयान ईरान की तरफ से सामने आ रहे हैं। जी आशीष, ठीक है। लेकिन यूके देवनाथ सर, कहानी तो यही है ना कि आप एक तरफ चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकले, फिर थोड़ी सी जो है जिसे पूर्वांचल साइड में बोलते हैं कि लुत्ती मार देते हैं, वो वाली कहानी है। तो ट्रंप वही काम कर रहे हैं। आशीष, ट्रंप की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वह अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स हों उनको दिखाना चाहते हैं कि उनका ग्रैंड स्ट्रेटेजी काम कर गया। हाँ, उसके नेतृत्व पर कई सवाल उठ रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने बार बार कहा है कि इस युद्ध में छलांग मार के डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अननेसेसरी एक ऐसे युद्ध में फंसाया जिसकी जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने खुद रिपब्लिकन पार्टी में कुछ सेनेटर्स ऐसे हैं थोड़े से लेफ्ट ऑफ सेंटर विचारधारा वाले जो कि इस युद्ध के समर्थन में नहीं है। ये अलग बात है कि पार्टी जो है बहुत थिन मेजोरिटी से पावर में है कांग्रेस में और सेनेट में, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के जो विरोधी सेनेटर्स हैं वो खुलकर बयान नहीं देते और ना ही वोट अगेंस्ट करते हैं, क्योंकि फिर तो सरकार ही गिर जाएगी उनकी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के अंदर अभी थोड़ा सा बैकफुट पर हैं। आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में ये आकलन है कि शायद ज्यादातर कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के हार जाएंगे
और ज्यादातर कैंडिडेट जो डेमोक्रेट्स हैं वो जीत जाएंगे। हम्म। तो इसका सीधा असर 2029 के राष्ट्रपति इलेक्शन पर पहुंचेगा। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार लड़ नहीं सकते। रिपब्लिकन पार्टी ने बड़ी मुश्किल से जेडी वांस को प्रॉप अप किया था एज ए रिपब्लिकन पार्टी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर डेमोक्रेट्स को ज्यादा सीट जीत जाते हैं तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब वोटिंग होगी तो शायद जेडी वांस हार जाएंगे। तो ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कहते हैं ना गुजरता हुआ पल है। असली रिक्वायरमेंट है कि वो किस तरह से अगला प्रेसिडेंट बनाया जाए रिपब्लिकन पार्टी का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और अपनी चाह को पूरा करने के लिए क्या कुछ ना गुजर पड़े डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ नहीं कर सकते, ये छिपा भी नहीं है, इच्छाएं उनकी खत्म नहीं होती। वापस लौटूंगा सर, एक बड़ी खबर, ईरान से बातचीत पर ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आया है। ईरान सही काम करेगा तो बातचीत होगी और ईरान सही काम नहीं करेगा तो खत्म कर देंगे। ईरान को अपना वजूद बचाना मुश्किल होगा। मनोज जी, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इसी तरह की बातें कहते हैं, कह रहे हैं कि ईरान सही काम कर रहा है तो बातचीत होगी, नहीं करेगा तो भाई साहब खत्म कर देंगे। ऐसी कौन सी बात जो है नहीं कर रहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए हैं? यूरेनियम संवर्धन को छोड़कर और या फिर दूसरी और जो मोटी मोटी बातें हैं उसके अलावा कुछ आप देख पा रहे हो? सर अनम्यूट करिएगा। डोनाल्ड ट्रंप जी अभी चाइना की यात्रा पे हैं और उन्होंने इसी तरह का स्टेटमेंट जो है दिया था और उन्होंने ये भी बोला था कि चाइना का हेल्प मुझे नहीं चाहिए और इंडिपेंडेंटली हम जो है वार को जीतेंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि हारा हुआ चाइना अमेरिका जो है वो चाइना का यात्रा कर रहा है। नॉर्मली 8 साल पहले जब ट्रंप की यात्रा हुई थी चाइना का तो बहुत स्ट्रांग अमेरिका था उस समय, लेकिन अभी जिस तरह से ईरान पे वो उनको अभी क्लियर नहीं है कि और आप सोचिए ना कि ये हालत हो गई कि 9 साल बाद आप जा रहे हैं और जिनपिंग उनको लेने भी नहीं गए, आए नहीं स्वागत के लिए। हाँ, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वो जो शासनाध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, वो आते हैं ट्रम्प को रिसीव करने के लिए, लेकिन उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो ये शो करता है कि इस टॉक में जो ट्रम्प का चीन यात्रा है इसमें लग रहा है कि चाइना डोमिनेट करेगा और जो ट्रम्प नॉर्मली अमेरिका नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वो डोमिनेट करता है टॉक पे, तो इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है और लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल हार भी लग रहा है कि ट्रम्प पे हावी हो रहा है, क्योंकि वो जो चाह रहा था वो हो नहीं पाया। जिस तरह से फरवरी 28 को हमला किया था ईरान पे, उसे इतना ही लग रहा था कि बस 2 दिन 3 दिन में हम ईरान पे रिजीम चेंज करा देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमला किया था वहाँ के लीडरशिप को 50 लगभग लीडरशिप को IRGC की लीडरशिप को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसके बाद भी उसे लगा कि यूरोपियन नेशन हो चाहे नाटो कंट्रीज हो उसको हेल्प करेंगे स्टेट हॉर्मोन्स को खुलाने में, लेकिन नाटो और EU ने भी जो है साथ नहीं दिया और उसे लगा कि फिर चाइना और रशिया को हम बात मिला करके एक प्रेशर दिलाएंगे ईरान पे, वो भी नहीं कर पाया। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया कि आप प्रेशर दीजिए ईरान पे और टॉक पे लाइए, सीज फायर कराइए। नहीं तो उन्होंने जिस पर भरोसा किया वो जो अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा, उसने तो वही काम किया। वो जहाज वाली कहानी और वो जो खबरें हैं वो जो चल रही हैं वो तो आपने देखी होंगी। अजिताभ जी, चाइना अहम भूमिका निभा सकता है इस युद्ध में, क्योंकि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है चाइना की, दूसरी तरफ रूबियो साहब कह रहे हैं कि चीन को समझना होगा। ये अभी थोड़ी देर पहले का बयान था या मैंने कहीं पढ़ा इसको कि रूबियो साहब कह रहे हैं कि चीन को समझना होगा कि ईरान वाला जो मैटर वो सॉर्ट आउट करे। उस लबोलबाब उस पूरे एक पर्टिकुलर बयान का मतलब यही था। देखिए आशीष जी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की ये यात्रा है बहुत ही क्रूशियल यात्रा है।
इसका वैसे तो मेन उद्देश्य, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट ने रिसीव किया, तो मैं बता दूं कि लास्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति की विजिट हुई थी 2017 में, लगभग 10 साल पहले, 9 से 10 साल पहले, उसमें एक जूनियर ऑफिसर ने उसको आके ट्रंप को रिसीव किया था। और इस बार वाइस प्रेसिडेंट का आना माना जाता है कि वो एक बड़ी, एक तरह से उनको तवज्जो दी गई है, क्योंकि नॉर्मली प्रेसिडेंट चीन का प्रोटोकॉल के तहत नहीं आता है रिसीव करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रंप का एम है, बेसिकली आप इसको 4TI के तहत समझिए। 4 जो टी हैं, ट्रेड, टैरिफ, टेक्नोलॉजी, ताइवान और ईरान, ये 5 जो हैं मुद्दे सबसे सर्वोपरि हैं इस विजिट के। अब इसमें जीत या हार, ट्रंप का डोमेस्टिक प्रोफाइल भी, उनकी डोमेस्टिक रेटिंग भी, और उनका इंटरनेशनल छवि भी और इंटरनेशनल तवज्जो भी बढ़ाएगा या घटाएगा, इस ट्रिप पे डिपेंड करता है। अगर वो चाइना से एक्सट्रैक्ट करने की में सफल हो जाते हैं तो उनकी रेटिंग निश्चित रूप से उनके डोमेस्टिकली बढ़ जाएगा, इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। अगर वो यहाँ पे नहीं कामयाब होते तो निश्चित रूप से जो अभी मिड टर्म है इलेक्शन, उसमें हारेंगे। अब आई बात चाइना की, कि चाइना कहां खड़ा है और अमेरिका कहां खड़ा है। देखिए, चाइना जो है आज के डेट में विश्व के 2 बड़े जो शक्तिशाली देश हैं और आर्थिक रूप से भी जो समृद्ध सबसे हैं, चाइना और अमेरिका दोनों सबसे ज्यादा विश्व के हैं, नंबर 1 नंबर 2 आप कह लीजिए। शक्तिशाली अगर कहेंगे तो अमेरिका नंबर 1 पे है। वर्ल्ड फायर पावर जो इंडेक्स होता है, विश्व के शक्तिशाली मिलिट्री स्ट्रेंथ के बदौलत अगर कहा जाए, तो अमेरिका नंबर 1 2005 से कंटिन्यू चल रहा है। चीन तीसरे नंबर पे है रूस के बाद। तो अमेरिका अभी भी पावर में चीन से बढ़त बनाए हुए, कई में से 60 पैरामीटर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि चीन जो है वो अमेरिका से, आप कह लीजिए अमेरिका से लेता है। अमेरिका को अगर ट्रेड सरप्लस देखा जाए तो लगभग 280 अरब डॉलर अमेरिका से उसका ट्रेड सरप्लस है। मींस अमेरिका से वो फायदे में है, अमेरिका से कमा रहा है। ऑन द अदर हैंड ईरान को वो पैसे देता है। ईरान से लगभग 90% ईरान का तेल चीन खरीदता है और चीन उसके लिए पैसे देता है। तो ईरान उसकी बात सुनेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, मिलिट्री में भी और आर्थिक रूप से भी वो ईरान का सबसे बड़ा साझेदार है चीन। तो चीन की बात वो सुनेगा। इसीलिए रूबियो जो हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, वो उन्होंने बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका स्टेटमेंट है। और अमेरिका चीन से ये उम्मीद कर रहा है, और सिर्फ उम्मीद ही नहीं कर रहा है, चीन को प्रेशराइज भी करेगा इस बातचीत में कि वो ईरान को समझाए, ईरान को मनाए। और हो सकता है जो डील की बात, डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं मान रहे ना सर अजिताभ जी। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि हमें नहीं जरूरत है ईरान की, चीन की ईरान वाले मामले पे, लेकिन रूबियो साहब कह रहे हैं कि समझाएं। तो ये आपस में ही मतभेद है, ये यही नहीं आपस में बन रही है, तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? बिल्कुल, देखिए, ये ईरान प्रोमिनेंटली फिगर करेगा इस बातचीत में, और ईरान में जीत या हार, ईरान में युद्ध होगा या नहीं होगा, इस विजिट पे डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और चीन उस स्थिति में है कि ईरान को टेबल पे ला सकता है या युद्ध को भड़का सकता है। ठीक है, बड़ी खबर जरा एक सामने रख देते हैं दर्शकों के सामने। ईरान से जंग को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा भी देखने को मिला है। ईरान पर हमारा पूरा नियंत्रण है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीत हमारी ही होगी। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ईरान में तकरार जो वो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी सब अपना अपना कंट्रोल बता रहे हैं, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका। नासिर, ईरान भी कहता है कि वो बैकफुट पर नहीं है, वो झुकने को तैयार नहीं है, किसी प्रेशर में नहीं आएगा। दूसरी तरफ अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप को ही ले लीजिए, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान पर हमारा पूरा नियंत्रण है। देखिए आशीष, बिल्कुल, अगर नियंत्रण अमेरिका का है तो स्ट्रेट हॉर्मुज अभी तक खुला नहीं। जैसे हमने लगातार स्टेटमेंट्स देखी कि स्ट्रेट हॉर्मुज जो है पूरी दुनिया के लिए जो है ओपन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा
कुछ घंटों के लिए जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला गया, उसके बाद फिर से ईरान ने जो है उसको बंद कर दिया। उसके बाद यूएस ने उस पर ब्लॉकेट लगाया गया। उसके बाद ईरान अमेरिका की तरफ से और स्टेटमेंट सामने आई जिसमें ये कहा कि ईरान की नेवल फोर्सेस वो खत्म हो चुकी है, एयर फोर्स वो खत्म हो चुकी है, लीडरशिप खत्म हो चुकी है। तो ईरान को चलाने वाला अभी कौन है? जो स्टेटमेंट्स पास कर रहा है, जो स्टेटमेंट्स वहां से दे रहा है, जो धमकियां दे रहा है, वो लोग फिर ईरान में कौन है? उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा कि ईरान ने पलटवार में हर एक धमकी का जवाब जो है वो दिया और ऑन ग्राउंड वो धमकियां जो है हमें देखने को मिली। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई ऑन ग्राउंड, अगर रियलिटी में अगर देखा जाएगा तो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कुछ हुआ नहीं, सिवाय एक चीज का जो यूएस ब्लॉकेट उन्होंने लगाया। उसके सिवा कोई भी स्टेटमेंट जो है सीज फायर के बाद ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं किया गया, जिस तरह से धमकियां दी गई। लेकिन ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई जिसमें ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक यूएस ब्लॉकेट। ठीक है यूके देवनाथ सर, ईरान पर हमारा नियंत्रण है, वो ये किस बिहाफ पर कह रहा है? कहां पर वो ईरान पर जीता हुआ नजर आ रहा है? सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही नहीं देखेंगे ना, ओवरऑल चीजों को अगर देखें तो नुकसान के मामले में ठीक है ईरान जो है सुप्रीम लीडर्स उसके नहीं रहे, और जो अगर आर्थिक नुकसान के तौर पर देखा जाए कहां पर खड़े हैं दोनों देश? आशीष, जब डोनाल्ड ट्रंप कहते कि ईरान पर उनका पूरा नियंत्रण है, असल में वो कहना चाहते हैं कि ईरान के आसमान पर यूएस एयरफोर्स का और इजराइल की एयरफोर्स का दबदबा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ है अमेरिका की नेवी ने। पर्शियन गल्फ में जो ईरान के 9 बंदरगाह हैं छोटे बड़े, उन सब की नाकेबंदी अमेरिका की नेवी ने की हुई है। इससे ज्यादा कंट्रोल ईरान पर जो कंट्रोल रखा हुआ है अमेरिका ने, वो जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने 4,500 से ज्यादा सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान के ऊपर। तो ईरान की जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको काफी हद तक अमेरिका ने रोका हुआ है या चोक किया हुआ है। लेकिन ईरान में जमीन पर तो ईरान की सरकार का ही कंट्रोल है। ईरान की जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान का जो विदेश मंत्रालय है, आरोगची हैं, वो अभी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि दिखाता है कि ईरान अभी भी अमेरिका को खास वैल्यू, इंपॉर्टेंस या तवज्जो नहीं देता है। तो विदेश नीति के हिसाब से देखा जाए तो अभी तक ईरान एकदम आजाद है। हाँ, ये कोई शक नहीं है कि अगले 3-4 महीने में ईरान की जो आर्थिक दशा है वो थोड़ी और कमजोर हो जाएगी। CIA की रिपोर्ट बहुत क्लियरली कहती है कि ईरान में जो क्रिटिकल मेडिसिन है उसकी ऑलरेडी शॉर्टेज चालू हो चुकी है, खासतौर से ऐसे मेडिसिन जिनका इस्तेमाल बम ब्लास्ट या शारीरिक चोट लगने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जो वहां के जो अस्पताल हैं उनके पास जो स्टॉक है वो शायद अगले 3 महीने में खत्म होना शुरू हो जाएंगे। खाने पीने का सामान अभी ईरान में काफी है, लेकिन अंदेशा ये है, आकलन CIA का ये है कि और 4 महीने के बाद ईरान में खाने पीने के सामान की भी किल्लत शुरू हो सकती है। अब क्या ईरान इनके लिए कोई ऑल्टरनेट रूट निकाल पाएगा? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ 6 लैंड रूट अभी शुरू कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से ह्यूमैनिटेरियन एड जब जाती है तो अमेरिका उसको तो बंद नहीं करवा रहा है। कैस्पियन सागर से भी काफी ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है। अमेरिका ने अपनी स्पेशल फोर्स को कैस्पियन सागर में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, तुर्की की मदद से और दूसरे जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनकी मदद से। तो अमेरिकन की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो कैस्पियन सागर में जो ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही है उसको तो रोक नहीं रहे हैं, दवाइयों को रोक नहीं रहे हैं, खाने पीने के सामान को रोक नहीं रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो चोक है, स्ट्रेंगल्ड होल्ड है, ये ईरान के पास जैसे होता है ना, अजगर शेर को अपनी लपेट में ले लेता है और आस्ते आस्ते शेर को अपनी कंट्रोल में कर लेता है। तो अमेरिका ने अच्छी तरह से ईरान को लपेटा हुआ है, लेकिन ईरान अभी भी सांसें ले रहा है। जी, कब तक ले पाएगा ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी खबर, ईरान युद्ध का नाम बदल सकता है अमेरिका, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बड़ी जानकारी जिसमें ऑपरेशन स्लेज हैमर रखने का विचार जो वो किया जा रहा है। युद्ध विराम टूटने पर नाम बदला जा सकता है। वार्ता विफल होने पर यूएस हमले फिर से शुरू कर सकता है। कौन सी वार्ता का जिक्र हो रहा है ये
मनोज जी से समझते हैं। मनोज जी, मुझे तो नहीं लगता कि किसी वार्ता का इंतजार किया जा रहा है, या कोशिश की भी जा रही है, और अगर कोशिश की भी जा रही है तो उसका कोई नतीजा तो निकलता नजर नहीं आ रहा है। भला आप युद्ध का नाम जो है बदलते रहिए, और विचार किया जा रहा है कि आप जो नाम रख देंगे वो ऑपरेशन स्लेजहैमर रख देंगे। क्या हासिल हो रहा है इससे? बैक चैनल जो है जरूर वार्ता शुरू हुआ होगा, चल ही रहा होगा। जिस तरह से पाकिस्तान को यूज़ किया जा रहा है अमेरिका द्वारा कि किसी न किसी रूप में जो है आप प्रेशराइज कीजिए बैक चैनल में, मुझे लग रहा है कि चाइना से भी वार्ता हो ही रहा है, और रशिया से भी वार्ता हो ही रहा है कि आप ईरान पे प्रेशर दीजिए कि वो स्ट्रेट होर्मुज़ को खोले, और जो बम बनाने का जो बात कहा जा रहा है न्यूक्लियर बम, तो उसको खत्म करे। और एक बार्गेनिंग के तौर पे रशिया से ये भी चाह रहा होगा कि आप यूक्रेन में हम आपको हेल्प करेंगे, यहाँ पे आप जिस तरह से विन चाहते हैं वो हो जाएगा, आप ईरान पे जो है वो आप प्रेशर डालिए। तो बैक चैनल का ही जो है नतीजा है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 70 डेज युद्ध का लगभग हो गया है, और अभी भी अमेरिका का वही तेवर है जो पहले जो फर्स्ट डे था। लेकिन ईरान जिस तरह से ईरान को एक एक्सपीरियंस है कि 8 साल 9 साल जिस तरह से उन्होंने इराक के साथ युद्ध किया और पूरे कंट्री को एक यूनाइटेड रखा, उसी ढंग से अभी भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ के लोग जो है अभी भी IRGC को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हें ये बोल रहे हैं कि आप सीमा को सुरक्षित कीजिए, आप ईरान को सुरक्षित कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपका कंट्री जो है यूनाइटेड है, आप जो है लड़ सकते हैं अमेरिका से। और अमेरिका इस तरह से फंसा हुआ है इस युद्ध में, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 50 साल में जो अमेरिका का एक वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड पे, इस तरह का जो कन्फ्रंटेशन जो है, इस तरह का जो फेस कर रहा है अमेरिका, मुझे लग रहा है कि पिछले 50 साल में फेस नहीं किया। जहाँ भी अमेरिका गया वहाँ किसी न किसी रूप में अपने टर्न पे, अपने कंडीशन पे वहाँ से छोड़ के आया, हट के आया, और उस कंट्री को बर्बाद करके छोड़ दिया। जिस तरह से अफगानिस्तान को भी देखा, सीरिया भी देखा, और वियतनाम में भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह का जिस तरह से अमेरिका के एक्शन से पूरे वर्ल्ड इस तरह का क्राइसिस में फंस जाए, वो अमेरिका ने कभी इस तरह का सोचा भी नहीं होगा। और तो अब जो है चूंकि सभी कंट्रीज जो है वो अमेरिका की ओर ही देख रहा है कि वो अगला एक्शन क्या होता है, पीस टॉक कैसे आगे बढ़ता है, या हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे जो वहाँ ब्लॉकेड किया वो कैसे हटाता है। तो ये जो है एक्सपेक्टेशन पूरे वर्ल्ड का, स्पेशली जो नॉर्थ मिडिल ईस्ट है वहाँ के कंट्री का भी जो है यही जो है व्यू है। और मिडिल ईस्ट कंट्री जैसे सऊदी अरब प्रेशर डेफिनेटली दे रहा है। वहाँ के एक बिजनेसमैन का ये कहना था कि आज भी अगर युद्ध बंद हो जाता है तो भी तब पर भी जो है जो वर्ल्ड क्राइसिस है वो आने वाले 1 या 1.5 साल तक इसी तरह से रहेगा। तो वो किस तरह से सऊदी अरब भी फेस कर रहा है, वहाँ अपने लोगों को भी जो है वो समझाना, और वहाँ का जो मुद्रास्फीति जिस तरह से बढ़ गया है, खान पान का जो बढ़ गया है, तो अपने पीपल को समझाना सभी कंट्रीज़ के लिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है। और सभी जो है अमेरिका की ओर नेक्स्ट स्टेप देखना चाह रहा है, और चाइना नहीं चाहेगा किसी न किसी रूप में कि अमेरिका जो है जीत करके ईरान से जाए, और रशिया भी ये नहीं चाहेगा कि ट्रंप जो है ईरान से जीत करके जाए किसी न किसी रूप में, ऐसे ही छोड़ दे। वो यही लग रहा है कि अजताब जी, ये जो रशिया वाली बात मनोज जी कह रहे हैं, ये वाकई इस तरह से मूड में है रशिया, या रशिया भी सिर्फ इंतजार ही कर रहा है कि अपना तो काम बनता, और ईरान को लेकर जो है वो सीधे सीधे आप समझिए इसके आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अपना काम तो बन रहा है, बाकी क्या कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसके तो प्रॉफिट हो ही रहे। बिल्कुल आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो ये ऑपरेशन स्लेज हैमर की बात दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि पिछले साल जो 22 जून को अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया था, अमेरिका और इजराइल ने, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और ये ऑपरेशन स्लेज हैमर अगर वो फिर से होता है तो ये कनेक्शन है। नाउ कमिंग टू रसिया, रूस आज के डेट में सबसे ज्यादा फायदे में दिख रहा है तो वो रूस ही है, क्योंकि एक तरफ वो तेल बेच रहा है, खुल के बेच रहा है,
और चाइना को भी ईरान के बिहाफ पे बेच रहा है। हो ये रहा है कि कैस्पियन सी से ईरान जो तेल रूस को भेजता है और रूस उस तेल को रख लेता है और उसके एवज में अपना तेल चीन को बेच रहा है, तो वहां भी वो कमाई कर रहा है और ओपन मार्केट में तो रूस बेच ही रहा है। तो रूस को इस युद्ध से फायदा ही हो रहा है। एक तरफ अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से बटा है, यूक्रेन में भी वहां पे रूस को बढ़त मिल गई है इसकी वजह से, इधर भी उसकी कमाई चूंकि काफी बढ़ गई है तो उससे रूस को फायदा ही फायदा है। इसलिए वो लिंगर अगर वॉर होता है तो ये रूस के हक में जाएगा और वो चाहेगा कि अमेरिका इसमें फंसा रहे। रही बात, तो अब देखिए इस युद्ध का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाजाबता अमेरिका और बहरीन ने एक रिजोल्यूशन पेश किया है और वो जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है उसको 135 देशों का समर्थन मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है और उस रिजोल्यूशन में ईरान को ये कहा गया है कि आप इसको हॉर्मुज को खोलिए, वो इंटरनेशनल वाटरवेज है, वहां फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। और ये एक और बात है, ईरान को ये भी इतला दी गई है कि आप जो पड़ोसी देशों पे अटैक कर रहे हैं उसको भी रोकिए। ये रिजोल्यूशन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, ये ड्राफ्ट है, साइंड बाय 135 कंट्रीज। ऑब्वियसली ये अगर पेश होता है, इसी वीक में पेश होने की बात ही, लेकिन वहां पे अमेरिका, ये रूस और चीन दोनों उसको वीटो करने की स्थिति में है क्योंकि ऑब्वियसली वो ईरान के सपोर्ट में है। तो ये शायद रिजोल्यूशन पास ना हो, लेकिन द वेरी फैक्ट कि इसको 135, मतलब आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर हैं और उसमें से 135 देशों का समर्थन, 2/3 से भी ज्यादा देश समर्थन कर रहे हैं ईरान के अगेंस्ट में लिटरली। तो ये ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए जो इंटरनेशनल कोलिशन की बात हो रही है आशीष जी, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। विदेश मंत्री की मीटिंग से बढ़ के अब वो डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग हो रही है और ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी जो परसों इनफैक्ट होने वाली थी, उसके डिटेल्स आने बाकी है, बट उसमें कई देश ईरान के अगेंस्ट में खड़े होते दिख रहे हैं। ये भी ईरान के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। तो यानी ऑपरेशन स्लेजहैमर रखने का जो विचार किया जा रहा है, ये मैं मानूं नासिर कि युद्ध विराम टूटने पर ये कहा जा रहा है कि नाम बदला जा सकता है कि युद्ध विराम जो टूट सकता है, उसके चांसेस हैं नासिर? देखिए बिल्कुल आशीष, चांसेस है क्योंकि हमने देखा जो टेररिस्ट कंडीशन रखी गई है उस पर ना ईरान झुकने के लिए तैयार है ना अमेरिका वो मानने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जिस तरफ से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो सीज फायर है वो वेंटिलेटर पे, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो कभी भी ये सीज फायर टूट सकता है। लेकिन जैसे सबने कहा और सबकी नजरें जो है इस वक्त चीन के दौरे पे है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का दौरा खत्म होगा उसके बाद जो है इस ईरान यूएस और अमेरिका इसराइल यूएस और ईरान के में जो जंग चल रही है उसका फैसला जो उसके बाद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप वापस अमेरिका पहुंचेगा और क्या लेके वो वहां से पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा पहले ही जो है पाकिस्तान वो बातचीत करने में फेल हो चुका है। सोशल मीडिया पे हमने देखा लगातार उनको कैसे धकेला जा रहा है। उसके बाद अब अगर सबकी निगाहें हैं वो चाइना पे और रशिया पे, क्या चाइना अब ईरान को टेबल पे ला सकता है? अगर चाइना फिर से एक बार फेल हुआ चाइना को ईरान को टेबल पे लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है जंग जैसी सूरत फिर से हमें देखने को मिलेगी। और उसमें देवनाथ सर, नासिर भी यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो ईरान को टेबल पर ले आएगा और अगर नहीं लाया तो चीजें खराब हो सकती हैं। देवनाथ सर, इतना आसान है क्या चाइना के लिए कि ईरान को कहे कि ठीक है मेरी बात सुनो, यहां आओ बैठो और चीजें खत्म करो? क्या बेनिफिट चाइना को भी मिलेगा इन कंटेक्स्ट ऑफ अमेरिका? हाँ आशीष, चाइना जो है बहुत ही चतुर देश है और वह कभी भी ईरान को इस जंग में बैकआउट करने के लिए एनकरेज नहीं करेंगे। चीन अपनी तरफ से ईरान के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा कि वह टेबल टॉक्स के लिए तैयार हो जाए। हाँ, इतना होगा कि शी जिनपिंग अमेरिका को बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि आप अमेरिका की तरफ से युद्ध को बंद कीजिए।
अमेरिका भी एक चतुर देश है, डोनाल्ड ट्रंप भी चतुर है, अब युद्ध नहीं बंद कर रहे हैं, इसका अंदेशा अभी जो स्लेज हैमर नाम दिया है ऑपरेशन, इससे ही पता लगता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लीगल एडवाइजर्स हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव कैसे आया कि 1 मई को युद्ध बंद कर दो, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो पहले जो उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम से चलाया था, वह युद्ध उन्होंने 60 दिन चला लिया, 1 मार्च से 1 मई तक। उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, अगर उनको 1 मई के बाद युद्ध लड़ना है तो एक अमेरिका की कांग्रेस से परमिशन लेना पड़ेगा। अब उनके कंसल्टेंट्स ने उनको एक चतुराई भरा रास्ता दिखा दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बंद हो गया, तो एक युद्ध तो खत्म हो गया 60 दिन का। तो अब एक नया नाम देकर अगर बमबारी फिर से करनी है ईरान के ऊपर, तो सर ये तो आपने बड़ी बात की, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही है आपने। ये मुझे भी मजा आ रहा है इसको सुनने में कि ये कैसे पॉसिबल होगा क्या कि अगर मुझे युद्ध करना है तो मैं ऑपरेशन का नाम ही चेंज कर दूं और फिर से हमला कर दूं। आशीष, देखो, डोनाल्ड ट्रंप मास्टर हैं। जब उनको जब उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम चालू किया, ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने फ्रीडम का नाम ऑपरेशन फ्रीडम क्यों नहीं दिया। डिप्लॉयड तो थी उनकी नेवी, लेकिन एक ऑपरेशन को टच करते हुए दूसरा ऑपरेशन, उसी एपिक फ्यूरी को टच करते हुए एपिक फ्यूरी से ही एक नया नाम देकर ऑपरेशन फ्रीडम देना, अमेरिका के में जरा लीगल उसमें फंस रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने चतुराई से नाम दे दिया कि ऑपरेशन फ्रीडम नहीं, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब है युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम, की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है। अब स्लेज हैमर देकर, देखिए, ईरान तो नहीं अपने तरफ से युद्ध बंदी तोड़ेगा, ये तो इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। अगर युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अंतिम सांसों पर है, युद्ध बंदी कभी भी टूट सकती है, तो कौन तोड़ेगा? अमेरिका और इजराइल। तो एक लीगल तरीका निकाल लिया कि भाई एपिक फ्यूरी तो हम लड़ नहीं रहे, 60 दिन की वो कहानी खत्म हो गई, अब नए 60 दिन की कहानी शुरू हो रही है, क्योंकि ऑपरेशन स्लेज हैमर एक नया ऑपरेशन है। जी, बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं कि चीन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बीजिंग में राष्ट्रपति ट्रंप का रेड कारपेट पर स्वागत हुआ है। बड़ी खबर आप बता रहे, थोड़ी देर में दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। डोनाल्ड ट्रंप का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें भी जो है वो देखने को मिल रही हैं। बीजिंग की तस्वीर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चीन के दौरे पर है, पहुंच चुके हैं और अब डेलीगेशन से मुलाकात की भी तस्वीर जो है निकलकर सामने आ रही है। गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया है। थोड़ी देर में दोनों नेताओं के बीच बैठक होगी। गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया है। 3 दिन के अपने ये दौरे पर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है। तमाम जो सैंक्शंस हैं उसको लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। जो बड़े बड़े टेकीज हैं, उनके सीईओज हैं या फाउंडर्स हैं, वो भी इस डेलीगेशन में शामिल हैं, उनके साथ जो है वो गए हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रेड को लेकर बातचीत होगी। साथ ही साथ ईरान से जो युद्ध चल रहा है इस युद्ध के बीच में ये मुलाकात करना शी जिनपिंग से इस उम्मीद को जताता है कि शायद इस महायुद्ध 2.0 की आहट जो सुनाई दे रही है वो खत्म हो जाए। लेकिन जैसा कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं रहने वाला है कि ईरान को एक टेबल पर जो चीन है वो लेकर आए और उनसे कहे कि युद्ध खत्म करो। लेकिन एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि हमें चीन की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी इस युद्ध को खत्म करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो रूबियो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद जता रहे हैं वो कि चीन इन्वॉल्व हो इस युद्ध को रुकवाने को लेकर। अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा वो ये कि बीजिंग पहुंच चुके हैं और गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया है, उनका स्वागत किया गया रेड कारपेट पर। तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं इस वक्त। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजताब जी, स्वागत कर लिया गया है, पहुंच चुके हैं
और अब यहां से सबकी नजरें, दुनिया भर की नजरें जो है वो टिकी रहेंगी, जो आप ट्रिपल टी का जिक्र कर रहे थे। जी देखिए, ये स्वागत एक अपने आप में सिंबॉलिक है। कल वो टेम्पल ऑफ हेवन गए थे और आज ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल जो कहते हैं, ये बीजिंग में तियानमन स्क्वायर पे ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है और वहीं पे नॉर्मली जो गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं उनको वेलकम किया जाता है। तो ये एक बड़ी बात है ट्रंप के लिए। ये उनको एक जो कहते हैं राष्ट्र अध्यक्ष हैं और उसको उस तरह का गार्ड ऑफ ऑनर स्टेट विजिट है तो वो दिया गया है और निश्चित रूप से इससे ट्रंप का एक तरह से कहिए मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे तो जरूर हैं, बट ही इज डाउन बट नॉट आउट। ये कहा जाए कि वो थोड़ा सा दबाव में है, क्योंकि डोमेस्टिकली भी इस विजिट पे नजर है और ग्लोबली एक तरह से कहिए ग्लोबली इस विजिट पे नजर है और इस विजिट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूरे दुनिया की नजर इस पे है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए आज देखिए 17 जो अमेरिका के बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी खास करके उसके सीईओ आए हुए हैं। एप्पल, टेस्ला, स्पेसएक्स के जो हैं वो हैं, सारी बड़ी कंपनी के, एआई की कंपनी के हैं। तो यहाँ मुद्दे इतने क्रिटिकल हैं अमेरिका के लिए और चीन के लिए भी कि वो आगे आने वाले दशक को डिफाइन करेंगे और इसलिए ये सिर्फ ईरान तक ही लिमिट नहीं है, ताइवान भी इसमें एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ताइवान पे थोड़ा सा अमेरिका की खास करके राष्ट्रपति ट्रंप की ढुलमुल वाली नीति है। अभी भी 14 अरब डॉलर का हथियार बेचने का ताइवान को वो प्लान है। ये विजिट पे डिपेंड करता है कि ताइवान को वो बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। चीन वहां पे ऑफ कोर्स नहीं चाहता है। इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे ये भी हो सकता है ना सर कि एक थाली में ताइवान की बात की जाए और एक थाली में जो है ईरान की बात की जाए और उसके बाद से दोनों एक दूसरे को इस चीज को लेकर डाउन करते हुए नजर आए और फिर बातचीत जो है आगे बढ़ती हुई नजर आए। समय बहुत कम है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।